और अब वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश के बजट सत्र का आगाज हो चुका है, लेकिन इस बार बजट सत्र की शुरुआत भी हंगामे के साथ हुई। विपक्षी दलों ने किसानों से लेकर कानून तक हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तख्तियों पर अपनी मांग लिखकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण के बीच नारेबाजी भी की। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है, जहां विपक्ष का जमकर हंगामा देखने को मिला। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण शुरू होते ही सपा के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बजट सत्र के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने शानदार काम किया। उनके अभिभाषण के साथ ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई, योजना के अंतर्गत, जिसके बाद जोरदार हंगामा देखने को मिला। सत्र की शुरुआत में बड़ी बात ये रही कि सदन में राज्यपाल का अभिभाषण देर से शुरू हुआ। सभी विपक्षी पार्टियों ने इसे मुद्दा बनाया और हंगामा शुरू कर दिया। राज्यपाल का अभिभाषण 11 बजे शुरू होना था, जबकि 11:05 पर राष्ट्रगान और 11:07 पर अभिभाषण शुरू हो गया। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सियासत शुरू कर दी और हंगामा करने लगे। बसपा विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार के वक्तव्यों का पुलिंदा होता है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब राज्यपाल सरकार से सहमत थी, इसलिए वो देर से आई। इतिहास में पहली बार हुआ कि 11 बजे का समय निर्धारित था, उससे 7 मिनट विलंब से आई सदन में। दूसरा, हम सब लोग लोकतांत्रिक मर्यादाओं को मानने वाले लोग हैं। आज प्रदेश में अन्याय, अत्याचार, बड़े पैमाने पर कानून का पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। तो वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि सरकार संवेदनहीन है। सरकार को उत्तर प्रदेश की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमने अभिभाषण का विरोध किया है और वॉकआउट किया है। पूरी तरह से सरकार संवेदनहीन है। लगातार उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं बढ़ रही, कल भी उन्नाव में 3 नाबालिग बेटियों के साथ जो दर्दनाक घटना हुई है, अगर जरा भी संवेदना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में है तो उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार को उत्तर प्रदेश की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी ने, हमने पहले भी अपना विरोध दर्ज किया चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने, और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी हमने आज अपना पहले महामहिम के अभिभाषण का विरोध किया है और उसके बाद वॉकआउट किया है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ये बजट सत्र शुरू होगा। राज्यपाल का अभिभाषण सरकार के कार्यों का स्वरूप होता है। विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना तरीका अपनाया है। आज जिस प्रकार से विपक्ष ने एक बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बहुत तेज नारेबाजी और कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसको यहाँ पर कोट नहीं किया जा सकता। जाहिर है, बजट सत्र के पहले दिन का आगाज जिस हंगामे के साथ हुआ, ये अंजाम की एक धुंधली सी तस्वीर है। विपक्ष का रुख देखने के बाद साफ है कि इस बार बजट पेश करने में सरकार को भी जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ सकता है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र की आज कार्रवाई शुरू हो चुकी है। विधानसभा में आज राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा है। विपक्ष ने साफ तौर से कई आरोप लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यपाल ने समय से अपना अभिभाषण नहीं पढ़ा है। 11 बजे पूर्व निर्धारित था, जबकि राज्यपाल 11:05 में सदन में पहुंची हैं और 11:07 से अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया। विपक्ष राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाता रहा। विपक्ष का साफ तौर से ये कहना था कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा कराई जानी जरूरी है, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो। पहले इस पर चर्चा कराई जाए, इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो। बहरहाल राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ दिया है। वहीं दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री ने कई विधेयक पटल पर रखे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विधेयक लव जिहाद का था। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का काफिला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से निकला। इस बीच इलाके के लोगों ने उनके काफिला हाईवे पर ही रोक लिया और लोगों ने साध्वी निरंजन ज्योति को अपनी समस्याएं बताई। साथ ही महिलाओं ने उनको प्रार्थना पत्र भी सौंपा और आवास दिलाने की मांग की, जिसके बाद साध्वी निरंजन ज्योति ने समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम को जल्द से जल्द आवास कॉलोनी बनाने के निर्देश दिए। उन्नाव में चारा लेने गई 3 नाबालिग लड़कियों में से जिंदा बची हुई एक लड़की कानपुर रेजेंसी रेफर कर दी गई, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मीडिया को परिजनों और लड़की से मिलने से रोक दिया गया। लड़की की सुरक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। अस्पताल में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि लड़की जिस हालत में रात में आई थी उसकी हालत वैसी ही बनी हुई है। ये लड़की जिस समय आई थी उस समय शॉक की कंडीशन में थी और एट प्रेजेंट क्रिटिकल कंडीशन में है। ये रात को 11 बजे के आसपास आई थी इमरजेंसी में। इस समय वो पीआईसीयू में है। डॉक्टर रश्मि कपूर एंड टीम उनका पूरा जांच और पूरा देखरेख कर रही हैं और जिस कंडीशन में आई थी फिलहाल उसी कंडीशन में है, बट स्टेबल है। और इसके अलावा जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है जो भी किया जा रहा है और हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम इस कंडीशन से बाहर निकलें। बॉडी में पॉइजन पाया गया कुछ ऐसा? ये सस्पेक्टेड केस है पॉइजन का, है ना, सस्पेक्टेड केस है और इसलिए अभी बाकी सब भी जांचें वगैरह सब चल रही हैं। और अंडर नहीं कोई चोट का निशान अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। मेडिकल में किसी तरह की कोई अनहोनी ऐसी कोई घटना अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अभी तो सस्पेक्टेड केस है और अंडर ऑब्जर्वेशन है। जब तक कि टाइम थोड़ा और पास नहीं हो जाता फिर हम लोग कुछ कहने की स्थिति में हो है। जी, कितने डॉक्टरों को पैनल? डॉक्टर रश्मि कपूर और उनका पैनल है 4 डॉक्टरों का, 5-6 डॉक्टर, पूरी पीआईसीयू और एनआईसीयू की टीम लगी हुई है। बच्चों की मौत के बाद जो एक लड़की तीसरी लड़की थी उसको यहाँ पर रखा गया है रिजेंसी में। व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। अंदर आप देख सकते हैं पीछे मीडिया को भी अलाउ नहीं है अंदर जाने के लिए। ना उसके जो साथ हैं परिजन आए हैं उनसे भी मिलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। ना अभी तक मीडिया लड़कियों से मिल पाई है लड़की से। और उसके बाद भी जो क्षेत्रीय लोग हैं, यहाँ के लोग, समाज के लोग हैं, दलित समाज के कुछ लोग, वो इसका विरोध कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पे कि कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो छुपाई जा रही हैं। लड़की की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। अभी डॉक्टर भी सामने आए थे तो उन्होंने भी, उनका भी यही कहना था कि लड़की की जो कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल बनी हुई है। जिस हालत में वो आई थी उसी हालत में है। हालांकि बड़ा पैनल लगा हुआ है उसके इलाज में। इस कंडीशन में जिस हालत में वो पहुंची है उसकी वजह अभी सामने साफ तौर पे नहीं बताई है डॉक्टर ने। आप देख सकते हैं किस तरह से बाहर मीडिया के लोग खड़े हुए हैं। कुछ लोग हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनको जाने से मना किया जा रहा है। और सिक्योरिटी बहुत टाइट है। सिक्योरिटी चाक चौबंद है व्यवस्था है रिजेंसी हॉस्पिटल की। अभी जो हालात आगे सामने आएंगे उस पर लगातार हम अपडेट भी रहेंगे। हालांकि अभी आप देख सकते हैं इन लोग को वहाँ से हटाया जा रहा है वहाँ से। ये वो क्योंकि वो लड़कियों परिजनों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है और लड़की से भी हमारी बात नहीं हुई है। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ आशीष तिवारी, प्राइम न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पर एलडी अधिकारी खुद ही पानी फेरते नजर आ रहे हैं। दरअसल जानकीपुरम इलाके में मुख्य सड़क के नाले जाम हो गए, लेकिन अब तक नाले की सफाई काम यहां पे इसका नहीं हो पाया। जानकारी के मुताबिक नाले की सफाई का टेंडर निकलने के बाद भी कई बार टेंडर निरस्त किया गया। नाले में गंदगी जमा हो जाने और नाला जाम हो जाने से लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां हैं। इस बीच इलाके के लोगों में भी काफी गुस्सा है। फर्रुखाबाद में सीडीओ डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जिसमें ज्यादातर कर्मचारी अनुपस्थित मिले। जहां सीडीओ ने डॉक्टर समेत अनुपस्थित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा है, वहीं लगभग आधा दर्जन कर्मचारियों का वेतन रोकने के भी आदेश दिए गए। एक तो एनआरसी शिफ्ट हमें ऊपर से नीचे करनी है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं और 10 बेड का ऊपर एक कोने में बना हुआ है, तो न अच्छी सी मॉनिटरिंग होती है और उनके अभिभावकों को और बच्चों को ऊपर जाने में समस्या होती है।
तो उसके लिए आज मैंने सीएमएस साहब के साथ मिल करके एक स्थान सुनिश्चित कर लिया है। और दूसरा आकस्मिक निरीक्षण किया तो लगभग 7:15 तक पूरा हॉस्पिटल बंद था और मात्र 2 लोग आए हुए थे। एक कोई डेंटिस्ट थी, वो आई हुई थी, और एक और आई हुई थी। बाकी शेष जो सब लोग आए वो 8:15 के बाद आए थे। तो काफ़ी लोग उनको केवल चेतावनी दे रहे हैं। 5-6 लोग ऐसे हैं जिनका वेतन भी काट रहे हैं क्योंकि वो लगातार 2-3 दिन से अनुपस्थित है, उनकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, डॉक्टर साहब के पास भी कोई सूचना नहीं है। तो जो भी कार्रवाई होगी वो डॉक्टर साहब के स्तर से कर दी जाएगी और भविष्य में ये है कि डॉक्टर साहब थोड़ा ध्यान रखें, नियंत्रण रखें ताकि सब लोग समय दें। सर, महिला का भी आपने निरीक्षण किया है, कौन कौन डॉक्टर मिला? महिला पे भी कुछ लोग अनुपस्थित थे और वो तो 8:45 तक अनुपस्थित थे लोग काफ़ी। 3 दिवसीय बस्ती महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी और बस्ती के डीएम आशुतोष निरंजन ने बताया कि महोत्सव 19 फरवरी से शुरू होकर 21 फरवरी तक चलेगा। इसके साथ ही महोत्सव में कई हस्तियां और कई मंत्री भी शामिल होंगे। इसको लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं और पूरी व्यवस्था की जा रही है। बस्ती महोत्सव का तृतीय संस्करण 19 फरवरी 2021 से प्रारंभ होकर के 21 फरवरी 2021 को समाप्त होगा। इसमें तीनों दिनों में क्रमशः जो विशिष्ट जन आ रहे हैं उद्घाटन में, उनमें प्रथम दिवस पे उत्तर प्रदेश सरकार के जो पूर्व मंत्री हैं आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करेंगे और संध्या में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण सतीश द्विवेदी जी और स्वाति सिंह जी प्रतिभाग करेंगे। द्वितीय दिवस पे लोकसभा के आदरणीय स्पीकर ओम बिरला जी हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। उनके साथ में प्रभारी मंत्री जी भी आएंगे। माननीय सांसद गोरखपुर रवि किशन जी ने भी अपनी सहभागिता की सहमति दे दी है। 3 दिवसीय बस्ती महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और लगभग महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी भी हो चुकी हैं। बस्ती के जो सांसद हरीश द्विवेदी और डीएम आशुतोष निरंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया है कि बस्ती महोत्सव का आयोजन 3 दिन का किया गया है, यानी 19, 20, 21 3 दिवसीय बस्ती महोत्सव में इसमें जो है आयोजन किया गया है। इसमें ओम बिरला जो बस्ती में आ रहे हैं, वो लोकसभा के स्पीकर हैं, वो बस्ती आ रहे हैं। उसको लेकर भी जिला प्रशासन काफी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था भी करने में भी लगा हुआ है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से बस्ती जो ऑडिटोरियम जहाँ पे महोत्सव होने वाला है, यहाँ पे इस चीज को सजाया गया है जहाँ पे बस्ती महोत्सव का कार्यक्रम होगा। और इस बस्ती महोत्सव में जो अभिनेता है रवि किशन और मनोज तिवारी, अनामिका अंबर, वो भी आ रही हैं। और यहाँ तक जो बस्ती जिले के युवा हैं उनको भी इसमें प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। सांसद हरीश द्विवेदी ने बस्ती जिले के लोगों से अपील किया है कि भारी संख्या में पहुंचकर बस्ती महोत्सव को सफल बनाएं। बस्ती से कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ विवेक गुप्ता, प्राइम न्यूज बस्ती। बहराइच में कृषि कानून के खिलाफ रेल रोको अभियान का असर नजर आया। यहां अभियान के तहत किसान यूनियन के सैकड़ों समर्थक बहराइच जिले के जरवल पहुंचे, जहां मौके पर मौजूद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इस बीच पुलिस और किसानों के बीच काफी नोकझोंक भी हुई। दूसरी तरफ किसानों ने पुलिस टीम पर अभद्रता का आरोप लगाया। आज ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चंद टिकैत के आदेशानुसार आज जो रेल रोको आंदोलन चल रहा 3 काले कानून को लेकर के, उसी के लिए आज हम लोग रेल रोकने के लिए यहाँ आए हैं और हम लोग चक्का जाम करेंगे। इसी तरीके से हम लोगों का कार्यक्रम चलता, ये लगभग 3 महीना पूरे हो रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है। अनिश्चितकालीन जब हम लोग को आदेश मिलता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, तब तक जो आदेश मिलता है उसका हम लोग पालन करते हैं और पालन करते रहेंगे। जय जवान जय किसान। भूमाफियाओं पर सख्त होने का दावा भले ही योगी सरकार कर रही हो, लेकिन रायबरेली में हकीकत कुछ और ही है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया अब फर्जी अभिलेख बनाकर उस जमीन को बेचने लगे हैं। दलालों के सहारे चल रहे इस खेल में ठीक से दस्तावेजों का परीक्षण न होने की वजह से भूमाफिया फर्जी बैनामा कराने में भी सफल हो रहे हैं। एक्चुअल में एक फर्जी खतौनी हमारे सामने प्रस्तुत की गई थी बैनामे के समय। उस समय तो हमारे संज्ञान में नहीं आया, फिर बाद में मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, जिसकी जांच एसडीएम महोदय ने करी है कलेक्टर साहब के निर्देश पे। तो वो खतौनी फर्जी पाई गई है।
तो जिसमें हमें आदेशित किया गया कि इस पे कलेक्टर महोदय द्वारा कि इस पे FIR कराई जाए, जिसकी तहरीर हमारे द्वारा दी गई है और FIR करा दी गई है। कुल कितने लोगों के खिलाफ कराई गई? कुल 5 लोग हैं, क्रेता विक्रेता गवाह और मत्स्य विद्याकर्ता। इस पे मेन रोल किसका आ रहा है? खतौनी कैसे क्या आई है? देखिए, फर्जी खतौनी का मैटर तो रेवेन्यू का मैटर होता है। हम लोग तो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। बख्तियारपुर के गाटा संख्या 61 जो कि सरकारी बंजर भूमि थी, जिसकी एक फर्जी खतौनी जारी करके एक विक्रेता ने उसका विक्रय कर दिया था। इसकी जांच जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे सौंपी गई थी, जिसकी जांच के उपरांत हम लोगों ने ये निष्कर्ष पाया कि जो उसमें विक्रेता, क्रेता और गवाहन थे वो दोषी हैं और बैनामा लेखक उनके द्वारा भी सम्यक परीक्षण नहीं किया गया और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है विभिन्न धाराओं के अंतर्गत। हरदोई के डीएम अविनाश कुमार ने ब्लॉक 52 का निरीक्षण किया। इस बीच जिलाधिकारी ने इस मौके पर सरकार की सभी योजनाओं को बारीकी से देखा। योजनाओं में खामियां देखने के बाद कई अधिकारियों को, कई कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। स्वास्थ्य कर्मी को एक को सस्पेंड किया गया। दूसरी तरफ एडीओ के ना सरकार की योजनाओं के पर खरा ना उतरने पर उनको भी फटकार लगाई गई। आज 52 ब्लॉक का मेरे द्वारा औचक निरीक्षण किया, तो उसमें सर्वप्रथम तो यहाँ के आने पे जो 52 का जो हमारा गांव पड़ता है उसी में काफ़ी गंदगी थी, तो मैंने सफाई कर्मी को सस्पेंड करने के लिए बोला है। दूसरा, जो भी हमारे यहाँ पे कार्य होते हैं, जैसे अभिलेख, जितनी भी हमारी स्कीम्स चल रही हैं उनके अभिलेखों का भी सत्यापन किया। तो उसमें जैसे मनरेगा हमारे जो पटल होते हैं, विभिन्न पटल, उसमें जो कार्य का सत्यापन किया है, जो मनरेगा द्वारा कार्य कराए गए हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स, फाइल सब ठीक से मेंटेन नहीं की। और उसमें 2 कार्यों को मैंने 2 कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए PD साहब जो यहाँ के DDO हैं उनको निर्देशित किया है। तो केंद्र सरकार नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने रेल रोको अभियान चलाया। इस बीच मुरादाबाद के किसान संगठनों ने रेल रोकने की कोशिश की। इसके बाद GRP, RPF के जवान वहां पे मुस्तैद थे, उन्होंने कमर कस रखी थी। इस बीच मुरादाबाद जिले में किसानों ने 2 अलग अलग जगह पर धरना दिया, नारेबाजी की। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, समझाने की कोशिश की, किसानों को हटाने की कोशिश की, लेकिन 12 बजे से 4 बजे तक ये रेल रोको अभियान इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर जारी रहा। हमारा ये राष्ट्रीय आह्वान है और पूरे देश में है। ये है 12 से 4 तक। क्या कितनी देर आप लोगों ने ट्रेन रोकी है और क्या? देखिए, ट्रेन तो हम 12 से 4 तक ही रोकेंगे। ट्रेन ना आई, ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि हमसे पहले हो सकता है अमरोहा और रामपुर वहाँ के लोगों ने थोड़ा रोक दिया, ट्रेन यहाँ नहीं आ पाई है। परंतु हम ट्रैक पर जाएंगे 4 बजे ही ट्रैक से। कौन सा ट्रैक है ये यहाँ? ये मूडा मांडे मुरादाबाद में है ये। अच्छा, ऐसा क्या कारण है आप लोगों को ट्रेन की पटरी पे बैठना पड़ रहा है? देखिए, सरकार इतनी लालची और इतनी वो हो गई, किसान को इग्नोर करिए कि हम 90 दिन लगातार हम लोगों को दिल्ली पड़े हुए हो गए, बॉर्डरों पे, रोड पे पड़े हुए हैं, उसको नहीं दिखाई दे रहे। हो सकता है राष्ट्र ने सोचा हो कि भाई रेल पे आ जाओ, रेल पे दिखाई दे जा किसान। पिछले 3 माह से चल रहे किसान आंदोलन के अंतर्गत आज 18 फरवरी को किसान समूहों द्वारा देशव्यापी रेल रोको का आह्वान किया गया है। इसके मद्देनजर मुरादाबाद अनुभाग के GRP के 15 जिलों से, सभी जिलों से कहीं ना कहीं से रेल रोको की सूचना प्राप्त हुई है और इसके अंतर्गत GRP द्वारा RPF व जिला पुलिस के सहयोग से जगह जगह पर प्रॉपर फोर्स डिप्लॉय किया गया है और किसान नेताओं द्वारा वार्ता की गई है। अधिकतर प्रयास ये रहेगा कि इस तरह का कोई भी यदि प्रोग्राम होता है तो वह शांतिप्रिय तरीके से हो जाए, यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। बरेली के मीरगंज में जय जवान जय किसान नाम से एक चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे। कार्यक्रम में अजय ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि वो किसानों का हक छीनने का काम कर रही है। साथ ही ये दावा किया कि बीजेपी किसानों को नुकसान पहुंचाकर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है।
तो कांग्रेस अभी मैं किसान बिल के लिए आया हूँ। आप किसान पर कोई सवाल पूछना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी के पंचायत चुनाव को लेकर के क्या तैयारी कर रही है? वो बिल्कुल बता दिया जाएगा। आज हम किसान पंचायत में किसानों पर अगर कोई सवाल हो सर तो सरकार करेगी, कांग्रेस पार्टी किसानों को गुमराह कर रही है। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस गांव गरीब की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। हरित क्रांति, नहरों का जाल, किसानों का कर्जा माफ, कांग्रेस की सरकार। राहुल गांधी आज जिस तरह यह सरकार किसानों के ऊपर विश्वासघात कर रही है, किसानों के साथ 850 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। कर्ज माफी की बात की थी, आय दोगुने की बात की थी, डीजल का दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, लेकिन सरकार ने फसल का दाम, बिजली का दाम बढ़ गया, सरकार ने फसल का दाम नहीं बढ़ाया। 14 दिन में गन्ने के भुगतान की बात की थी, सरकार ने 10,000 करोड़ से अधिक का गन्ने का बकाया है। 1 रुपया सरकार ने रेट न बढ़ाकर ये स्पष्ट कर दिया कि ये सरकार किसान विरोधी है। और कोरोना को लेकर यूपी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें क्या कुछ कहा गया सुनते हैं। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 81 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 181 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या घट करके 2,587 रह गई है, जिनमें से 692 संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहकर स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और 211 व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी संक्रमित व्यक्ति सरकारी व्यवस्था में L2 और L3 स्तर के अस्पतालों में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। आपको मालूम है कि प्रदेश में जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था निःशुल्क है। अगर आपको कभी भी लक्षण आए तो आप अपनी जांच कोविड की, कोरोना वायरस के संबंध में निःशुल्क करवा सकते हैं। और इसके लिए मेरा कोविड केंद्र एक ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर। अगर आप उसे अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर लेंगे तो आप जहां भी रहते हो वहां से आप पता कर सकेंगे कि नज़दीक का कौन सा केंद्र है जहां पर आप निःशुल्क अपनी जांच करवा सकते हैं। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या अब बढ़कर के 5,91,194 हो गई है और रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश का इस समय 98.12% चल रहा है, 98.12%। संक्रमित लोगों में से आज तक कुल 8,709 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। विगत 24 घंटों में 1,20,384 सैंपल्स की जांच की गई और आज की बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश 3 करोड़ से अधिक टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर 3,37,025 टेस्ट किए जा चुके हैं। 3,37,025 टेस्ट किए जा चुके हैं। तो प्रदेश 3 करोड़ से अधिक टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य है। ई संजीवनी पोर्टल पर कल 4,561 लोगों ने टेली कंसल्टेशन किया, घर बैठे डॉक्टरों की राय प्राप्त की और अब तक कुल मिलाकर के 5,26,536 व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। सर्विलांस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 1,85,334 इलाकों में 5,11,484 टीम दिवस के माध्यम से 3,14,65,852 घरों का सर्विलांस किया गया है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,28,02,203 है। आज फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है पूरे प्रदेश में और जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके वैक्सीनेशन का कार्य, फर्स्ट डोज का कार्य हम एक राउंड कर चुके हैं और उनका एक राउंड हम मॉपअप भी कर चुके हैं।
कल उनका जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स छूट गए हैं, अभी तक नहीं करवा पाए टीकाकरण, उनके लिए एक आखिरी अवसर है फर्स्ट डोज लेने का। कल उनका एक दूसरा मॉपअप किया जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।